जय हिंद दोस्तों। हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ चुके थे। इससे पहले एक वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, आज ये दूसरी वीडियो है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों वीडियो देखते हैं तभी आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो में हम लोगों ने 1757 से लेकर 1856 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1757 में जब पहली बार रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, वहाँ से लेकर 1856 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहता है, वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आप लोग पहली वीडियो को ज़रूर देख लेना। और आज की वीडियो में हम लोग 1856 से लेकर फिर 1947 जब भारत आज़ाद होता है उस समय तक जितने भी गवर्नर जनरल है वायसराय बने थे उन सभी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डलहौजी के बाद आता है कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से लेकर 62 तक। ठीक है, याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक है, तो इस कार्यकाल के बीच में कोई एक घटना आप अच्छे से याद रखिए और ये याद रखिए कि ये घटना किस सन में हुई थी और किस वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। तो इससे आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हो जाएगी और याद रखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय कहा जाता है और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। ये सब हम इससे पहली वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए थे कि वायसराय, गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर में क्या डिफरेंस है, क्यों इनको ये कहा गया था। ये सभी पहले की वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखना कि 1857 की क्रांति कैनिंग के समय में हुई थी। इसी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आता है। कब? 1858 में। ठीक है, इस घोषणा पत्र को फिर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि यह घोषणा पत्र किसके द्वारा पढ़ा जाएगा? ठीक है, तो यह घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है, क्योंकि कैनिंग ही भारत में था उस टाइम पे। ठीक है, कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। और इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC, ठीक है, या BEC कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त किया जा रहा है। तो भारत का जो शासन रहेगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उठकर ब्रिटेन के राजा के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर ब्रिटेन के राजा के पास पहुंच गया था, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं कर सकती है, क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी इम्पोर्टेंट थी, इतनी बड़ी क्रांति हो जाती है ये कि ब्रिटेन तक में लोग डर जाते हैं कि अब भारत के लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन कर ब्रिटेन के राजा के पास पहुंच जाता है। और इसी एक्ट में, मतलब इसी महारानी की घोषणा में ये कहा गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, क्या भारत का गवर्नर जनरल था, उसको हटाकर अब वायसराय बनाया जाएगा। वायसराय बनाया जाएगा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। इसीलिए कैनिंग भारत का पहला वायसराय होता है और अंतिम गवर्नर जनरल बनता है। ओके दोस्तों, इसी के शासनकाल में पहला हाईकोर्ट एक्ट आया था 1861 में। ठीक है, इसी हाईकोर्ट एक्ट के तहत 1862 में 3 जगह पे हाईकोर्ट की स्थापना होती है। इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ? कलकत्ता, याद रखना, कलकत्ता में हुई थी, उसके बाद बॉम्बे में हुई थी और फिर मद्रास में। इन 3 जगह पे 1862 में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। लेकिन आपसे पूछता क्या है कि पहला हाईकोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना, पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब? 1862 में। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, इसी के शासनकाल में यानी कि कैनिंग के समय ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, जिससे कि जो विधवा महिलाएं थी वो फिर से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर सकती थी। और ये संभव हो पाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मतलब पारित हो पाया था। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है मेयो का शासनकाल है 1869 से 72 तक। इसी के शासनकाल में पहली बार जनगणना होती है, प्रायोगिक तौर पर पहली बार जनगणना होती है मेयो के शासनकाल में। और ये अधूरी जनगणना थी क्योंकि पूरी नहीं हो पाई थी। कब होती है? 1872 में। सन इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है।
पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में। लेकिन अगर पूछना पहली कंप्लीट जनगणना कब की गई थी, तो वो हो जाएगा आपका 1881 में। ठीक है, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मेयो से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसकी मृत्यु या जिसकी हत्या एक जेल में एक सैनिक के द्वारा कर दी गई थी। वो था आपका मेयो। ठीक है, मेयो की हत्या अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पास, पोर्ट ब्लेयर में। ये पोर्ट ब्लेयर में एक जेल था, वहाँ का निरीक्षण करने जाता है, तो वहाँ पर एक सैनिक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती जो कि उस जेल में बंद था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना आप। उसके बाद आता है लिटन। लिटन का कार्यकाल है 1876 से 60, 1876 से 60 के बीच में लिटन रहता है। इसी के समय प्रथम दिल्ली दरबार होता है, कब होता है, 1877 में। लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार होता है 1877 में। इस दिल्ली दरबार में कहा गया था कि भारत का शासन जो कि राजा के पास था। ठीक है, 1858 में महारानी के घोषणा पत्र आया था, उसमें भारत का शासन ब्रिटेन के राजा के पास था। ठीक है, उसके बाद जब 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार होता है, 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार होता है, तो भारत का शासन ब्रिटेन के राजा से उठकर ब्रिटेन की रानी के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पास ये समझने वाली बात है कि उस समय रानी कौन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जब 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार में ये घोषणा की जाती है कि ब्रिटेन के राजा के पास से भारत का शासन अब रानी के पास जा रहा है, तो रानी कौन है उस समय, तो रानी थी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया तो उस टाइम पे, याद रखना। ये कहा जाता है कि प्रथम दिल्ली दरबार जब हुआ था तो लिटन ने बहुत पैसा खर्च किया था, मतलब सिर्फ ये देखने के लिए, राजा रानी को खुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन के में जब भी राजा रानी बदली जाती थी तो भारत में दरबारों का आयोजन किया जाता था। इस क्रम में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जब प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उस समय लिटन था भारत में वायसराय, और लिटन इनको खुश करने के लिए राजा रानी को इतना पैसा खर्च करता है, इतना पैसा खर्च करता है कि भारत के लोग इस चीज़ से लेकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखमरी से मर रहे थे। लेकिन लिटन इतना पैसा खर्च करता है जिससे कि भारत के लोग परेशान हो जाते हैं और इससे नफरत करने लगते हैं। तो फिर दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद भारत में अकाल आयोग का गठन करता है। ठीक, अकाल आयोग का गठन करता है, और इसी के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत भारत में जो देसी भाषा में पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, जैसे कि बांग्ला में हो गया, संस्कृत में, हिंदी में या फिर मराठी में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, उन पे कंट्रोल करने के लिए इस प्रेस एक्ट में कहा गया था कि सारी पत्रिकाएं या तो बंद कर दीजिए या फिर इनको इंग्लिश में आप प्रकाशित कीजिए, क्योंकि ये सभी पत्रिकाएं मतलब लोकल लैंग्वेज में थी और ये पत्रिकाएं अंग्रेज़ों की असलियत बयां कर रही थी, तो इसलिए अंग्रेज इनको बंद करना चाह रहे थे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो प्रतिबंध लगता है वो अमृत बाजार पत्रिका में लगता है। इसके जो संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष थे, और दोस्तों ये बांग्ला भाषा में संपादित की जा रही थी, कहाँ से, कलकत्ता से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा सबसे पहले किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा था, अमृत बाजार पत्रिका पर। ओके दोस्तों, लिटन के शासनकाल में पहला आर्म्स एक्ट आता है, यानी कि दोस्तों क्या आर्म्स एक्ट आता है, और इस एक्ट में कहा गया था कि जो भारतीय हैं उनको हथियार रखने के लाइसेंस कंपलसरी है, हथियार रखने के लाइसेंस कंपलसरी है। हालांकि इस टाइम तक किसी को भी हथियार रखने की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आर्म्स एक्ट में ये कहा गया कि जो भारतीय हैं अगर वो हथियार रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस कंपलसरी है। हालांकि ये नियम अंग्रेज़ों के लिए लागू नहीं होता था, वो लोग बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते थे। ओके दोस्तों, इसी ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, लिटन ही ऐसा व्यक्ति था जो कि सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 1858 में फिर 1858 में महारानी के घोषणा पत्र आता है जिसके तहत भारत का शासन राजा के पास पहुंच जाता है, कहाँ पास, राजा के पास पहुंच जाता है, तो उसके 19 साल बाद ही 1877 में, ठीक 19 साल बाद 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और शासन राजा के से उठकर रानी के पास पहुंच जाता है 19 साल बाद ही। तो आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं।
1858 में राजा के पास शासन था और 19 साल बाद 1877 में रानी के पास पहुंच जाता है। ओके दोस्तों, लिटन के आलोचक थे, ठीक, इसकी आलोचना बहुत होती थी क्योंकि इसे मतलब इतना पैसा इसने खर्च किया प्रथम दिल्ली दरबार में कि इससे नफरत करने लगे थे लोग। तो इसके आलोचक में जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ग्लैडसन है, जो कि बाद में पीएम बनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री बनते हैं ग्लैडसन। और पायनियर एक मैगजीन है जो कि इसकी आलोचना करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। लिटन के आलोचक कौन थे? ग्लैडसन और पायनियर नामक मैगजीन, इसके आलोचक थे। ओके, लिटन के बाद आता है रिपन। रिपन 1880 से 84 के बीच में था भारत में, ठीक है। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को, इम्पोर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को। इसी के समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना कंप्लीट हुई थी। किसके शासनकाल में? रिपन के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ये ख़त्म कर देता है। बेसिकली रिपन जो था ये लिटन की गलतियों को सही करता है, जितने लिटन ने गलतियाँ की थी उन सभी को सही करता है। लिटन लिटन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आता है और रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर देता है। कारखाना अधिनियम लेकर आता है रिपन, ठीक है। 1883 में इल्बर्ट बिल लेकर आया था। इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेज़ों का मुकदमा सुनेंगे, मतलब अंग्रेज़ों पर अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो भारतीय जज उसको सुनेंगे। इसका बहुत विद्रोह होता है, मतलब इसका बहुत विरोध होता है। और विरोध करने वाले कौन हो सकते हैं? थोड़ा सा आप इस चीज़ को सोचिए। भारतीय जज अंग्रेज़ों का मुकदमा सुनेंगे और अंग्रेजी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अंग्रेज इसका बहुत विद्रोह करते हैं। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि भारतीय जज अंग्रेज़ों का मुकदमा सुन सकते हैं और अंग्रेज इसके विरोध में विद्रोह करते हैं, ठीक है, इसका बहुत विरोध करते हैं। तो इस विरोध को श्वेत विद्रोह या श्वेत विरोध के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने रिपन ने शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए, हंटर आयोग, और आपने एक हंटर कमीशन पढ़ा होगा, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया गया था, कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन। तो एग्जाम में पूछता कि हंटर कमीशन या हंटर आयोग का संबंध किससे है, और वहाँ पास जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम ही नहीं देता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि हंटर आयोग का संबंध शिक्षा के लिए भी है, शिक्षा से भी हंटर आयोग का संबंध है। तो आप याद रखना, हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से भी है और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी हंटर आयोग या हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय समाज का सुधारक कहा है, ठीक है। भारतीय समाज का सुधारक किसे कहते हैं? रिपन को। किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इसके बाद आता है डफरिन। डफरिन से आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कौन था वायसराय? था डफरिन। डफरिन वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ओके दोस्तों, डफरिन के बाद आता है कर्जन। कर्जन का कार्यकाल है 1898 से 1905 तक। तो क्या आप इसके बीच में कोई घटना याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं क्या? आप इस चीज़ को सोचिए, अगर कोई एक घटना आपको याद है ना तो आप फिर उसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कर्जन को सबसे ज़्यादा जिस काम के लिए जाना जाता है वो है बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। इसमें कर्जन ने कहा था फूट डालो और राज करो, मतलब भारतीयों को आपस में लड़ा दो और फिर उन पर राज करो, ठीक है। इसी बंगाल विभाजन के बाद फिर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, ठीक, याद रखना आप लोग, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। कर्जन ही ऐसा व्यक्ति था जिसने पुलिस आयोग की स्थापना की थी। इसने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किया था? कर्जन ने। ओके दोस्तों, सिंचाई आयोग की स्थापना कर्जन किया था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी कर्जन के शासनकाल में हुई थी। इसलिए इसे आयोगों का कार्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि इसके समय बहुत सारे आयोगों की स्थापना की गई थी, इसलिए कर्जन के कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल भी कहा जाता है, ठीक है। कर्जन के समय सेकंड दिल्ली दरबार स्थापित होता है, मतलब सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और पहला दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के समय 1877 में होता है और दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन कर्जन के समय 1903 में होता है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, 1903 में होता है शायद, इसको आप लोग एक बार देख लेना, 1903 में शायद होता है। इसके कार्यकाल को औरंगजेब से तुलना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि कर्जन का कार्यकाल औरंगजेब के जैसा है, जैसा कार्यकाल औरंगजेब के समय में था वैसा ही कर्जन का कार्यकाल है,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहते हैं। ठीक, इसी समय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है 1906 में। और कहाँ किया जाता है? तो ढाका में। कहाँ किया जाता है? ढाका में। ठीक है दोस्तों। और इसी के समय 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में मतलब विभाजित हो जाता है। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाता है। और दोस्तों, इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इस सूरत अधिवेशन की मतलब अध्यक्षता किए थे, रास बिहारी बोस। आपको याद कैसे रखना है कि 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, तो उनकी सूरत ही इन्हें पसंद नहीं है। रास बिहारी बोस की सूरत पसंद नहीं आई, इसलिए इनमें फूट पड़ गई। ठीक है, इस चीज़ बस ऐसे छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं ऐसे। मिंटो द्वितीय के समय में 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। कब? 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। इसलिए मिंटो द्वितीय के शासनकाल को या फिर मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे करवाने का श्रेय इसी को जाता है। तो सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो द्वितीय को। ओके दोस्तों, मिंटो द्वितीय के बाद आता है हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 तक ये भारत में वायसराय रहता है। और इसी के समय थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और इस दिल्ली दरबार में कहा जाता है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द करो, मतलब बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाती है। कब? थर्ड दिल्ली दरबार में 1911 में ये कहा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन जाएगी। ठीक है, इसी के समय 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। कब? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। इसी समय बीएचयू की स्थापना की जाती है मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के द्वारा। ओके दोस्तों, फिर आता है आपका जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 तक वायसराय रहता है। इसी के समय 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूट गया था फिर से मिल जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इसी के समय, किसके समय? जेम्स फोर्ड के समय ही होता है। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू होता है। जब जेम्स फोर्ड के समय ही खिलाफत आंदोलन कौन करते हैं? तो दो भाई होते हैं जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्यों करते हैं खिलाफत आंदोलन? क्योंकि ये तुर्की के विभाजन के खिलाफ करते हैं। तुर्की का विभाजन किया जाता है, उसके खिलाफ ये लोग खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो खिलाफत आंदोलन लखनऊ से स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद आता है रोलेट एक्ट। 1919 में रोलेट एक्ट आता है। इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। इसी को नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत भारतीयों पर बिना कोई मुकदमा चलाए उनको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, इसी के तहत ही आपके दो नेता थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद फिर जलियांवाला बाग में एक मीटिंग अरेंज की जाती है। जब मीटिंग चल रही होती है तो जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में चारों तरफ से गोलियां चला दी जाती हैं। ठीक है, तो इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट, हंटर आयोग का गठन किसकी जांच के लिए होता है? 13 अप्रैल 1919। और हंटर आयोग या हंटर कमीशन का संबंध शिक्षा से भी है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो इसको भी याद रखना। इन्हीं के समय 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। किसके समय में? जेम्स फोर्ड के समय में। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी जेम्स फोर्ड के कार्यकाल के समय में ही आता है। इसके बाद आता है आपका रीडिंग।
1921 से 26 तक ये भारत में वायसराय रहता है। ठीक है, इसके समय में 1 जनवरी 1923, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, याद रखना, स्वराज पार्टी गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, इसी के समय 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो चौरी चौरा कहाँ स्थित है ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर में स्थित है। और इस घटना में देखिए, क्रांतिकारी लोग जो थे ना, यहाँ पास थोड़ा सा गलत किए थे। इस घटना में चौरी चौरा कांड इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि जब 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं चौरी चौरा कांड के बाद, तो जो अभियुक्त होते हैं उन पर मुकदमा चलता है। तो इनका मुकदमा मदन मोहन मालवीय लड़े थे। कौन? मदन मोहन मालवीय लड़े थे। और ज़्यादातर अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। तो याद रखना, चौरी चौरा कांड में जिनके ऊपर मुकदमा चला था उनका केस कौन लड़े थे? मदन मोहन मालवीय लड़े थे। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद का पॉइंट है हमारा, तो चौरी चौरा कांड जब हो जाता है तो इसी के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कौन वापस लेता है असहयोग आंदोलन? गांधी जी वापस ले लेते हैं। ओके दोस्तों, फिर इस एक समय देखिए दूसरी घटना हो जाती है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड। दोस्तों याद रखना, काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, काकोरी कांड का नाम बदलकर। कब होता है? 9 अगस्त 1925। देखिए कुछ में मैंने डेट मेंशन किया, जैसे 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी गठन, 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। ठीक है, तो जिसमें डेट दिया हूँ मैं, डेट जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में डेट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ऊपर देखिए, सिर्फ 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें डेट दिया है और किसी में डेट नहीं दिया, सब में केवल सन है। तो जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डेट बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सचिंद्र सान्याल द्वारा किया जाता है। इसको HRA भी कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं, HRA। ये क्या? ये एक क्रांतिकारी संगठन था। एग्जाम में पूछता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कैसा संगठन था, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखना। और इस क्रांतिकारी संगठन में जो इम्पोर्टेंट नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, या कह सकते हैं प्रमुख नेता थे, वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है दोस्तों, काकोरी कांड से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें 4 प्रमुख अभियुक्त थे जिनको फांसी दी जाती है। कौन कौन है वो? रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। ये 4 लोग होते हैं जिनको काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर से याद रखना नाम, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है काकोरी कांड में, काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इरविन। 1926 से 31 तक भारत में वायसराय रहता है। इसी के समय साइमन कमीशन आया था। कौन? साइमन कमीशन। इसका बहुत विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। ये 1927 में बनता है और भारत में 1928 में आता है। ठीक है, दोनों आप याद रखना। पूछ लेता है ऐसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 सदस्यीय कमीशन था ये, और इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, यानी कि ये कह सकते कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और ये 7 सदस्यीय था, इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप। इसी के समय नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे नेहरू रिपोर्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप यहाँ पे गलत हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा बल्कि मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कौन? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ओके, 1928 में। इसी समय लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इसकी अध्यक्षता करते हैं JL नेहरू। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट होता है। कब? 12 मार्च 1930 दांडी मार्च। कौन के दांडी मार्च? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, पूछता एग्जाम में दांडी मार्च में कितने अनुयायी थे गांधी जी के? 78 अनुयायी। तो 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन में, देखिए याद रखना, 24 दिन में 286 किलोमीटर की यात्रा करते हैं गांधी जी। दांडी मार्च में 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन में 286 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करते हैं। और ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, कहाँ तक? दांडी गांव तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है दिल्ली पैक्ट। 1931 में दिल्ली पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच में। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है, दिल्ली पैक्ट होता है। ठीक है, कब? 1931 में, याद रखना है इसको। ठीक, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक, गांधी ने 11 सूत्री मांग जो रखी थी वो भी इसी समय रखी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी समय होता है, इरविन के समय में। देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, बस तीनों की आप डेट याद रखना। 1930 में हुआ था पहला, उसके बाद 31 में होता है 1931, फिर 1932 में होता है। इसमें कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि बच्चे याद क्या रखते, एक 1931, 32 और 33 में 3 हुए थे, लेकिन नहीं, याद रखना आपको 1930 में पहले हुआ था, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रपति भवन और संसद का निर्माण इरविन के समय में हुआ था, जो अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन और संसद, हालांकि संसद नया बन गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन और संसद का निर्माण इरविन के समय में ही हुआ था। इरविन के बाद आता है आपका वेलिंगटन, 1931 से 36 तक ये भारत में रहता है। ठीक है, इसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। कब कब? 1931 में दूसरा होता है और 1932 में तीसरा होता है। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट होता है वेलिंगटन के समय। ये पूना की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन किया जाता है पूना पैक्ट। कहाँ पास? यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में। कब? 1932 में होता है। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट होता है और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, दिल्ली पैक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें, इससे आप याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट हो जाता है। कब? वेलिंगटन के समय में ही गांधी जी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 वेलिंगटन के समय में ही आता है। इस भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 को, क्योंकि अपना जो संविधान है उसमें ज़्यादातर चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। वेलिंगटन के बाद आता है लिनलिथगो, इम्पोर्टेंट है, 1936 से 43, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं लिनलिथगो के शासनकाल में ही स्टार्ट होता है। इसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय, लिनलिथगो के समय स्टार्ट होता है। देखिए घटनाएं बहुत सारी हैं, बस मैं आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा पता चल जाए। अब इसमें घटना देख, कांग्रेस का अधिवेशन बहुत सारे हुए 36 से 43 के बीच में। त्रिपुरा अधिवेशन होता है, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन होता है इसी समय। तो ये सारे अधिवेशन भी होते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध इसी समय स्टार्ट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में लिनलिथगो, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, लिनलिथगो ये बोल देता है कि जो भारत है, भारत ब्रिटेन के साथ है, यानी कि भारत जो है अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेगा। हालांकि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी भारत में, और ये लोग बिना कांग्रेस से पूछे ये डिसीजन ले लेते हैं। इस वजह से कांग्रेस के लोग गुस्सा हो जाते हैं और कांग्रेस का त्याग पत्र दिया जाता है। मतलब कांग्रेस में जितने भी लोग नेता थे वो सभी अपना अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इनके त्याग पत्र के बाद आता है कब? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है। जब कांग्रेस त्याग पत्र दे देती है तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब हम मुक्त हो गए। कब? 22 दिसंबर 1939, इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भी इसी के समय आया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग भी लिनलिथगो के समय ही होती है। उसके बाद आते हैं बेवेल, 1943 से 47, इनके शासनकाल में जो मुख्य घटना है उनको देखते हैं। शिमला सम्मेलन 1946 में हुआ था, बेवेल के समय में ही। 16 अगस्त 1946 डेट याद रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस।
16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसमें हुआ क्या था, जो मुस्लिम लीग का हेड होता है जिन्ना, ये दंगा करवा देता है पूरे भारत में। और इस दंगे में जो नाम सबसे ज़्यादा उठ कर आता है, नोआखली का दंगा, कलकत्ता में हुआ था। नोआखली कहते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था, बहुत सारी महिलाओं को ज़बरदस्ती रेप कर दिया गया था। ठीक, बहुत भयावह स्थिति बन गई थी भारत की उस समय। इसलिए इसको याद रखना आपको ज़रूरी है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। किसके किसके मतलब कहने पर, जिन्ना के कहने पर, मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। उस समय मुस्लिम लीग का हेड कौन था, जिन्ना था। ओके दोस्तों, इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ये आपको अच्छे से याद होगा। कैबिनेट मिशन, हाँ एक चीज़ यहाँ पास याद रखना, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आते हैं, कौन कौन, इनका नाम आप याद रखना, काल से, KAL, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और पूछना कैबिनेट मिशन में जो लीडर था वो कौन था, तो वो था आपका लॉरेंस, L से लॉरेंस, L से लीडर, इसको याद रखना। संविधान सभा का निर्माण बेबल के समय में हुआ था और अंतरिम सरकार भी बेबल के समय में ही बनी थी। उसके बाद माउंटबेटन आते हैं, जो कि भारत के अंतिम वायसराय होते हैं। ये आते हैं भारत को आज़ाद करने के लिए केवल। ठीक है, कौन कौन आते हैं, माउंटबेटन, भारत को आज़ाद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ चुके। कहाँ से कहाँ तक पढ़े आज हम लोग, 1856 से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद होता है तब तक के हम लोग वायसराय देख चुके हैं। सभी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखिए एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो घटना दे देगा। जैसे मान लीजिए घटना दे दिया कि बंगाल विभाजन, मान लीजिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपको याद रखना है उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। कोई घटना दे दे, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है, वायसराय कौन था। तो देखिए 1857 की क्रांति में आप सोचिए भारत में गवर्नर जनरल रहेगा या वायसराय रहेगा। तो 1857 की क्रांति के समय भारत में भारत का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि वायसराय का पद तो 1858 के महारानी घोषणा पत्र के बाद आया था। ठीक है, तो ऐसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये और लोगों तक पहुँच सके। देखिए फैक्ट्स की बात करें, अगर फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स मैं बहुत जगह से चेक करके लाता हूँ। हालांकि बुक्स हैं, बुक से चेक करता हूँ, टीचर्स जितना मैं आज तक पढ़ा हूँ उनसे चेक करता हूँ, रिलेट करता हूँ पूरा। और फिर इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, मुझे चीज़ें याद हैं। अगर मुझे कहीं पे डाउट होता है तो उसको मैं नेट से भी सर्च करता हूँ। मतलब आपको फैक्ट पूरा का पूरा एक्यूरेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं ह्यूमन एरर हो जाती है, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें उसे, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। हाँ, हालांकि चांसेस इसके ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर फैक्ट में थोड़ी मिसमैच हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि और बच्चों का नुकसान ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।